क्या आप जानते हैं एक नौजवान आदमी रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते पर गांव के दो लड़कों के साथ बाइक से जा रहा था। इसने अभी अभी जीवन के एक नए पड़ाव में कदम रखा था। नई लाइफ की शुरुआत हुई थी क्योंकि घर में दुल्हन लेकर आया था। इसकी आंखों में कई सारे सपने थे। खूब पैसे कमाने हैं, परिवार बड़ा हो रहा है, उसका पालन पोषण करना है, जिम्मेदारियां निभानी हैं। पर उस रात के अंधेरे में कुछ ऐसी अजीब तरह की शांति पसरती है जिसने पूरे बिहार में शोर मचा दिया, सनसनी फैला दी, नेशनल हेडलाइन बन गया। पुलिस ऑफिशियल्स को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं गुंजा प्रियांशु केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के मगध डिवीजन में आने वाले डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद से। यहीं पर एक थाना क्षेत्र या ब्लॉक पड़ता है, नबीनगर। इसी ब्लॉक के बड़वान नामक गांव में ये घर है जहां पर रहते थे 27-28 साल के प्रियांशु कुमार सिंह। घर वाले ने प्यार से छोटू कहकर संबोधित करते हैं। ये एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे। 50-60 बीघा जमीनें थी जहां पर खेती होती थी। प्रियांशु का प्रोफेशन भी खेती से ही जुड़ा हुआ था। साथ में छोटे मोटे और भी काम करते हैं, लेकिन इनकम का बड़ा हिस्सा खेती से ही आता। प्रियांशु के पिताजी नहीं थे, घर पर बूढ़ी माँ थी, बड़े भाई थे। भाई की शादी हो चुकी थी। ये औरंगाबाद शहर में रहकर जॉब करते थे। गांव में ही आसपास परिवार के और भी सदस्य थे। लोकल लैंग्वेज में शायद दयाद बोलते हैं। ये एक जॉइंट फैमिली थी। सभी लोग खुशी से मिलजुल कर रहते थे। अब तारीख आती है 23 जून 2025। आज के दिन प्रियांशु को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास चंदौली नामक जगह पर जाना था। वहां पर इनकी कोई रिलेटिव रहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कजन सिस्टर का घर था। आज जाना था और कल लौट आना था। प्रियांशु ट्रेन से वाराणसी जाते हैं। उसके बाद 24 जून की दोपहर में वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। ये वाराणसी टू रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में बैठे हुए थे। बीच बीच में ये परिवार को कॉल करके बताते भी थे कि अब यहाँ पर पहुंचे हैं, इतनी देर में इस जगह पर होंगे। जब ये अपने घर के करीब यानी नबीनगर रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले थे तो इन्होंने अपनी माताजी को कॉल करके इसकी सूचना दी। घर पर सभी लोग इनका इंतजार कर रहे थे। इनकी माताजी, नई नवेली दुल्हन, सभी लोग। अभी हाल के समय में 10 मई 2025 को प्रियांशु की शादी हुई थी। इनकी पत्नी का नाम था गुंजा सिंह, जो कि 27 साल की थी। यानी पति पत्नी लगभग सेम एज के थे। गुंजा का मूल रूप से घर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में टांडवा के घोरानंद गांव में था। ये शादी एक तरह से अरेंज मैरिज थी। इधर प्रियांशु के रिश्ते की बात तो चल ही रही थी, उधर गुंजा के पिता रामरूप सिंह भी बेटी के लिए लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। कॉमन रिलेटिव्स के जरिए दोनों परिवार मिलते हैं। लड़का लड़की ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। बात आगे बढ़ती है। फिर इनकी 10 मई को रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से शादी हुई। तो 24 जून की शाम में घर पर माँ और पत्नी प्रियांशु का वेट कर रही थीं। जब बेटे ने माँ से कॉल करके कहा कि बस ये पहुंचने ही वाले हैं, 7:30 बजे तक स्टेशन पर ट्रेन पहुंच जाएगी। यहाँ से गांव लगभग 10 किलोमीटर दूर था। माँ ने सोचा कि बेटा रात में घर पर कैसे आएगा, बीच में वीरान रास्ता है, आसपास खेत खलियान जंगल पड़ता है। इसके बाद माँ एक लड़के को बुलाती हैं। उससे कहा कि जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचो, तुम्हारे भैया आने वाले हैं, उनको लिवा कराओ। अकेले उनका सुनसान रास्ते से आना ठीक नहीं। यहाँ पर दो लोग जाने को तैयार हुए, सोनू उर्फ अंकित और अनूप कुमार। ये दोनों एक पल्सर बाइक से फौरन निकल जाते हैं। जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन नहीं आई थी। थोड़ा वेट किया। जैसे ही ट्रेन आई, एक ने प्रियांशु को कॉल करके कहा, भैया हम आपको लिवाने आए हैं, जल्दी से स्टेशन के बाहर आओ। अब प्रियांशु उनके पास आते हैं। कहा कि बाइक मैं चलाऊंगा, तुम दोनों सामान लेकर पीछे बैठो, हम बाजार से होकर जाएंगे। इसके बाद इसी एक ही बाइक पर प्रियांशु, अनूप और सोनू बैठकर निकल गए। रास्ते में लैम्बो खाप नामक गांव पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सन्नाटा भरा रास्ता था। इतने में पीछे से तेज रफ्तार में एक और बाइक आती है। उस पर दो लोग बैठे हुए थे। उन्होंने आवाज देकर प्रियांशु की बाइक को रोकने को कहा और खुद ही उनकी बाइक को ओवरटेक करके रोक देते हैं। ये लोग रास्ता भटक गए थे और कोई भी दिख नहीं रहा था। जब प्रियांशु की बाइक दिखी तो रुकवा कर रास्ता पूछते हैं। जो बाइक चला रहा था उसने प्रियांशु से एक गांव के बारे में पूछा। देवराज बीघा नामक गांव किस तरफ और कितनी दूर है। प्रियांशु बताते हैं कि आप यहाँ से सीधे 2 किलोमीटर आगे जाइए। इनके इतना कहते ही एड्रेस पूछने वाले बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने एक पंजा बाहर निकाला और चलाने लगा। 7 से 8 बार चलता है। इसमें 4 तो प्रियांशु के सर में लगा और बाकी दूसरे हिस्से में। गाँव के जो 2 लड़के थे जो प्रियांशु के पीछे बैठे हुए थे, वो ये सब कुछ देखकर सन्न रह गए। वो बाइक से उतर जाते हैं। इनको समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। ये लोग बाइक के पास चुपचाप खड़े के खड़े रह गए। प्रियांशु बाइक के साथ वहीं पर गिर जाते हैं। वो दोनों बदमाश कुछ सेकंड वहीं पर रहे, उसके बाद वहां से भाग गए। यह दोनों लड़कों ने शोर मचाया। तमचे की आवाज सुनकर ग्रामीण भी देखने के लिए आते हैं। आनंद फानंद में प्रियांशु को नबीनगर के हॉस्पिटल ले जाया गया, मगध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
डॉक्टर्स देखते ही बोल देते हैं कि अभी इस दुनिया में नहीं है। अभी भी गांव के दोनों लड़के ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि जो इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है वो रियल में हुआ है। ये प्रियांशु के घर वालों को कॉल करके सूचना देते हैं। हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को सूचित किया। उधर जो घर में प्रियांशु की पत्नी थी गुंजा, ये तो खबर सुनते ही सदमे में बेहोश हो गई। माँ को भी सदमा सा लग गया। परिजन भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। नबीनगर थाने से एसएचओ भी अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे। आगे शव को पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया गया। 25 जून की सुबह प्रियांशु के भाई नबीनगर थाने में अननोन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। सुबह होते होते ये घटना भी पूरे इलाके में फैल गई। प्रियांशु को बीच रास्ते में रुकवाकर एड्रेस पूछने के बहाने उसकी पहचान करके ऐसी घटना अंजाम दी गई थी। फॉरेंसिक टीम और पुलिस के बड़े अधिकारी निरीक्षण करने के लिए घटनास्थल पर जाते हैं, लैम्बो खाप गांव के उस सड़क पर। यह मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं था। इसकी जांच के लिए औरंगाबाद के एसपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करते हैं। इसे लीड कर रहे थे सदर वन के एसडीपीओ। अब इस केस की सारी परतें खोलनी थी। अलग अलग पहलुओं पर जांच शुरू होती है। सबसे पहला शक तो गांव के उन दोनों लड़कों पर जाता है जो कि प्रियांशु के साथ बाइक पर बैठे हुए थे। प्रियांशु के साथ ऐसी ऐसी चीजें हो गईं, वो सब कुछ हो गया, लेकिन इन दोनों को एक भी खरोच नहीं आई थी और ये वहीं खड़े होकर सारी चीजें देख रहे थे, कुछ किया नहीं। इसी वक्त पुलिस गांव से दोनों को उठाती है और अपने स्टाइल में पूछताछ करने लगी। ये दोनों बार बार एक ही चीज कह रहे थे, इनका इन सबसे कोई वास्ता नहीं, ये तो बस भैया की मम्मी और भाभी के कहने पर उन्हें लिवाने के लिए स्टेशन पर गए थे। इन लोगों ने ऐसी चीजें पहले कभी होते हुए नहीं देखी थी, इनके लिए नॉर्मल नहीं था, जिस वजह से समझ नहीं आया कि उस वक्त क्या करें, कैसे बचाएं। ये दोनों तुरंत प्रियांशु को हॉस्पिटल भी लेकर गए थे। इनसे पूछताछ जारी थी। साथ में पुलिस ने प्रियांशु का मोबाइल फोन, जो कि घटनास्थल से बरामद हो गया, उसकी जांच शुरू की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाए गए। आखिरी बार किन किन लोगों से प्रियांशु ने बात की, शायद उसमें कोई सुराग मिले। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास जितने भी एक्टिव मोबाइल नंबर्स थे, उनका डंप डेटा निकलवाया गया। प्रियांशु के सीडीआर में कई सारे नंबर मिले जिससे इसने बात की थी घटना से पहले। इसमें इसकी माताजी, इसकी वाइफ, अनूप, सोनू, कई लोग थे। ये तो वाराणसी से अपने घर नबीनगर लौट रहा था। जान पहचान के लोग बीच बीच में कॉल करके पूछते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हो, कब तक आओगे। ये चीज तो नॉर्मल था। यहाँ पर सर्विलांस टीम सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करती है। वो दोनों अनजान व्यक्ति जरूर प्रियांशु का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब सुनसान रास्ता देखा तो एड्रेस पूछने के बहाने बाइक रुकवाई थी। इसलिए पुलिस अनूप और सोनू से लोकेशन की जानकारी लेती है कि प्रियांशु तुम दोनों के साथ बाइक से कहां कहां पर गए थे। उन्हें रास्तों के कैमरे खंगाले जाते हैं, पर वहां पर ज्यादा कैमरे नहीं लगे हुए थे। वो तो गांव जैसा इलाका है, सीसीटीवी से कुछ खास नहीं पता चला। पुलिस जब गांव के दोनों लड़कों से थोड़ी गहनता से बात करती है तो ये लोग एक और अजीब चीज बताते हैं। घटना के बाद दोनों बदमाश वहीं पर कुछ देर के लिए खड़े रहे। उनमें से एक ने किसी को कॉल किया और कहा कि ये तो जीवित हैं, क्या करें। वैसे उस समय भैया की सांसें चल रही थीं। फिर वो अपनी बाइक से भाग जाते हैं। पुलिस ने सोचा शायद मंचा खाली हो गया होगा, कुछ और नहीं कर सकते थे, इसलिए भाग गए। लेकिन उन दोनों ने किसको कॉल किया था, किससे राय मशवरा लिया, ये तो क्लियर था कि यहाँ पर लूटपाट का एंगल नहीं है, किसी के इशारे पर सब कुछ हुआ है। ये सोची समझी साजिश होगी। अब वो बदमाश कौन थे, किसको कॉल किया था, इसके बारे में तो एक्टिव मोबाइल नंबर्स के डंप डेटा से ही पता चल सकता है। इसमें जरूर कॉल करने वाले बदमाश का नंबर आया होगा। उस डेटा में सैकड़ों नंबर्स थे, हर एक की जांच करनी थी, वेरीफाई करना था। इसी बीच पुलिस की एक टीम प्रियांशु के गांव पहुंचकर उसके घर वालों से बात करती है। प्रियांशु ऐसा क्या काम करता था जिससे उसके दुश्मन पैदा हो गए, लेकिन घर वालों के अनुसार वो तो सीधा साधा लड़का था, मेहनती था, कभी किसी के साथ बहस तक नहीं किया, दुश्मनी तो दूर की बात। पुलिस जमीनी विवाद के एंगल से भी जांच करती है, क्योंकि प्रियांशु के परिवार के पास काफी सारी जमीनें थीं, पर इसमें भी कुछ नहीं मिला। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था, कभी किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ। भाई भाई में भी प्रेम था, सम्मान था। पुलिस अपने मुखबिरों को भी एक्टिव करती है। वो अपने सोर्सेज से इस परिवार की डिटेल निकालते हैं। अब प्रियांशु किस समय कौन सी जगह पर होगा, ये किसी बाहरी को तो पता नहीं हो सकता, परिवार के लोग ही जानते होंगे। इतना तो समझ आया कि जो कोई भी है वो अंदर का आदमी है। अब पुलिस अपनी निगाह घर वालों पर भी करती है। 4 दिन तक गहनता से बात करने पर भी गांव के दोनों लड़के अपने बयान पर टिके रहे। पुलिस इन दोनों का बैकग्राउंड भी खंगालती है। इनके परिवारजनों से पूछा गया। सारी जांच करने के बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है। इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। अब पुलिस की टीम ने प्रियांशु के घर की तलाशी के बारे में सोचा, खास तौर से उसका बेडरूम। हो सकता है कि वहां से कोई अहम सुराग मिल जाए। अब पता नहीं कि क्या सुराग मिल सकता है, फिर भी जांच करते हैं। छानबीन करने के दौरान पुलिस को प्रियांशु के कमरे से एक मोबाइल फोन मिला। ये ऐसी जगह पर रखा था जैसे कि किसी ने छिपाया हो। घर वालों से पूछा गया कि किसका फोन है, पर उन लोगों को नहीं पता। थोड़ा जोर देने पर पत्नी गुंजा कहती है कि इसका है।
ये सुनकर घर वालों को थोड़ा अजीब लगा। एक फोन तो ऑलरेडी गुंजा यूज करती है, फिर दूसरा फोन कैसा? ये फोन कभी भी घर वालों ने गुंजा को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। इसमें सिम भी लगा हुआ था। अब पुलिस को थोड़ी शंका हुई। ये गुंजा के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी निकालते हैं। साथ में इसका रेगुलर फोन और छिपा कर रखा हुआ फोन दोनों को कब्जे में लिया गया जांच के लिए। शुरू में गुंजा फोन देने से इनकार करती है कि इसमें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप नहीं ले सकते हैं। फिर भी पुलिस तो पुलिस होती है। दोनों फोन्स को एग्जामिन करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, हर चीज को एग्जामिन किया जाता है। ये गुंजा जो रेगुलर फोन यूज करती थी, उससे इसने प्रियांशु को कई बार घटना वाले दिन कॉल किया था। हर घंटे कॉल कर रही थी। वहीं दूसरे सीक्रेट फोन से किसी और से भी बात कर रही थी। उस अनजान नंबर पर इसने घटना वाले दिन 50 से भी ज्यादा बार कॉल किया था। पूछताछ करने पर पता चला कि वो इसके फूफा जी का नंबर है। अब एक भतीजी अपने फूफा से इतना क्यों बात कर रही है? इसके बाद पुलिस ने फूफा के बारे में पता लगाया। उसका नाम था जीवन प्रसाद सिंह। 60 साल का एक कारोबारी आदमी। ये झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट के डाल्टनगंज का रहने वाला था। इसकी वहाँ पर कई सारी पैसेंजर बसेस, ट्रांसपोर्ट की ट्रकें चलती हैं, बाइक के शोरूम्स हैं, कई सारे और भी बिजनेसेस हैं। ये आदमी काफी पावरफुल था, राजनीतिक रसूख वाला था। इसने अपनी पत्नी को डाल्टनगंज नगर निगम चेयरमैन के चुनाव में खड़ा किया, पर इनके खिलाफ इनके भाई की पत्नी भी हिस्सा लेती है। इसके चलते वोट बढ़ जाते हैं और जीवन सिंह की पत्नी चुनाव हार गई। जीवन सिंह का कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना था। इलाके के विधायक, सांसद, बड़े पुलिस अधिकारी सबसे जान पहचान थी, दोस्ती थी। यहाँ बिहार पुलिस झारखंड पुलिस की सहायता से फूफा जीवन सिंह से बात करती है। अब भतीजी और फूफा में बात होती है, इसमें क्या बुराई हो सकती है? ऊपर से पुलिस के पास कोई एविडेंस भी नहीं था जीवन सिंह के खिलाफ कि उसको उठाकर पूछताछ करें। इसके चलते पुलिस इसको अपने रेडार से निकाल देती है। प्रियांशु की पत्नी गुंजा पर शक तो था, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे। उधर एक्टिव मोबाइल नंबर्स के डम डेटा की जांच चल रही थी। गुंजा के सीक्रेट मोबाइल को भी एग्जामिन किया जा रहा था। ये इस फोन में 2 नंबर यूज कर रही थी। एक नंबर से तो फूफा जी से बात कर रही थी, जो कि थोड़ा पुराना नंबर था, लेकिन एक नंबर नया था। इन दोनों नंबर्स के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए। जो नया वाला नंबर था, उससे एक नंबर पर बात हुई थी। यही फोन नंबर डम डेटा के एक नंबर से मैच हो रहा था। वो टाइमिंग भी सेट हो रही थी, 24 जून की शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच। गांव के दोनों लड़कों के अनुसार वो दोनों बदमाश भी किसी को उसी टाइम कॉल किए थे। उधर से कॉल पर इशारा आया था कि भाग जाओ, तो ये लोग भाग गए थे। मतलब उन दोनों बदमाशों ने जिसको कॉल किया था, वो नंबर गुंजा के पास है और ये नया वाला नंबर था। पता चला कि बदमाश का नंबर और गुंजा का नया नंबर दोनों सेम डेट पर एक्टिव हुआ था और एक ही नाम पर खरीदे गए थे। गुंजा के पुराने वाले नंबर के सीडीआर में एक और चीज पता चलती है कि इसने अपने शादी वाले दिन फूफा जी को 99 टाइम्स कॉल किए थे। लगातार ये फोन पर बात कर रही थी। अब आखिर एक 27 साल की भतीजी का अपने 60 साल के फूफा से क्या चल रहा है? एक दिन को पुलिस गुंजा को उसके ससुराल से हिरासत में लेती है। घटना वाले शाम इसने जिस नंबर पर बात किया था, उसके आधार पर 2 और लोगों को उठाया जाता है। वो दोनों झारखंड के गढ़वा जिले के रामबाद धुरवा नामक गांव के रहने वाले थे। एक का नाम था जयशंकर चौबे और दूसरा था मुकेश शर्मा। 1 जून को ये दोनों भी अपने गांव से पकड़े जाते हैं। पुलिस के दिमाग में कई सारे सवाल थे। जिस आदमी से गुंजा ने केवल 45 दिन पहले शादी की थी, उससे इसकी आखिर कैसी दुश्मनी हो गई कि साजिश रचना पड़ा, और इसका अपने फूफा से क्या रिश्ता है? ये बात कई साल पुरानी है, जब गुंजा बहुत छोटी थी। बचपन से ही अपने बुआ के घर पर रही, डाल्टनगंज में। पिता चाहते थे कि बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, लेकिन जिस गांव में ये लोग रहते थे, यहाँ पर अच्छे स्कूल्स नहीं थे। इसकी बुआ शहर में रहती हैं, वहाँ पर बड़े बड़े स्कूल्स हैं। बुआ भी चाहते थे कि भतीजी यहाँ पर आकर पढ़ाई करे, ये लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। बुआ के ही पति थे जीवन सिंह। ये काफी देखभाल किया करते थे। गुंजा को घुमाने ले जाते, अच्छे सामान दिलाते, खाने पीने की चीजें, खिलौने। पैसों की कमी तो थी नहीं। जैसे जैसे गुंजा बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे फूफा और इसके बीच नजदीकी बढ़ रही थी। गुंजा ने खुद पुलिस को बताया कि ये 15 साल से फूफा के साथ रिश्ते में है। मतलब ये अभी 27 साल की थी, तो 15 साल पहले इसकी एज रही होगी 12 साल। तब से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। उस समय साल चल रहा होगा 2009-10 का। लेकिन इस रहस्य के बारे में किसी को भी नहीं पता था, न तो फूफा के घर पर और न ही गुंजा के घर पर। समय बीतने लगा, सब कुछ ठीक चल रहा था। गुंजा फूफा के ही घर पर रहती थी। धीरे धीरे गुंजा बड़ी होती है। इसके पिता बेटे की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे, लेकिन फूफा नहीं चाहते थे कि गुंजा शादी करके इससे दूर हो जाए। इसलिए जब भी सारे साहब लड़का ढूंढते हैं, तो उनके जीजा यानी जीवन सिंह उस लड़के में कोई ना कोई कमी निकाल कर रिश्ता तुड़वा देते हैं। ऐसा ये 2 बार करते हैं। घर वाले सोचते कि फूफा अपनी भतीजी के जीवन को लेकर काफी चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि बेटी अच्छे घर में जाए, लेकिन उनको सच कहाँ पता था। अब आता है समय अप्रैल 2025 का। इसमें ही बुआ अपने पति को अपनी भांजी के साथ अनैतिक हालत में देख लेती हैं, जिसके बाद इन्होंने अपने भाई को कॉल करके कहा कि गुंजा को यहाँ से ले जाओ और उसकी जल्दी से जल्दी शादी कराओ।
पिता सोचते कि आखिर क्या हो गया, बहन ऐसे बात क्यों कर रही है। अब ये गुंजा को लिवाने के लिए बहन के घर पर जाते हैं। बहन ने उनको सारी चीजें बता दी। फिर पिता बेटे को घर ले आए और 1 महीने के अंदर ही लड़का ढूंढा, जो था प्रियांशु सिंह। गुंजा शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये फूफा से प्यार करती थी। ये शादी का विरोध करती है। फूफा भी शादी का मना कर रहे थे। गुंजा ने इसमें अपने फूफा से कहा कि चलो कहीं भाग चलते हैं, लेकिन इसने इनकार कर दिया कि बदनामी होगी, कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक गुंजा शादी के लिए मान गई। फूफा से भी कहा कि शादी करने दीजिए, आगे बाद में सोचेंगे। घर वालों और समाज के प्रेशर से शादी करना पड़ता है। शादी वाले दिन भी वीडियो कॉल करके, वॉइस कॉल करके छिपकर बात करती थी। भले शादी हो जाए लेकिन ये आपके साथ रहेगी, पहले जैसा ही रिश्ता रहेगा। शादी तो बस ये केवल नाम के लिए कर रही है। इस पर फूफा कहता है कि तुम्हारी शादी जिससे भी होगी उसको इस रास्ते से हटा देंगे। शादी वाले दिन भी ये सारी बातें हो रही थीं। अब गुंजा के दिमाग में भी ये सारी चीजें चलने लगी। वरमाला के समय ये सोच भी रहती है कि इसको प्रियांशु के साथ जीवन व्यतीत नहीं करना। गुंजा के घर वाले सारी चीजें जानते थे, फिर भी जबरदस्ती शादी करवाते हैं। शादी के बाद बहू ससुराल आई। सास ने कहा कि अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हें जिम्मेदारी संभालोगी। लेकिन उनको क्या पता था कि घर बसाने नहीं बल्कि बर्बाद करने आई है। शादी के बाद 10 दिन तक तो ये फूफा से हालचाल के अलावा ठीक से बात नहीं कर पाती, क्योंकि घर में मेहमान भरे हुए थे। कोई ना कोई गुंजा के पास रहता। नई नवेली दुल्हन है तो रात में अकेले छत पर भी नहीं जा पाती। अगर जाएगी तो लोग बातें बनाएंगे। पर धीरे धीरे घर खाली होने लगा। प्रियांशु के बड़े भाई अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर औरंगाबाद शहर चले गए। प्रियांशु भी काम की वजह से ज्यादातर घर के बाहर रहते हैं। बूढ़ी सासू माँ थी जो अपने कमरे में रहती। ससुर जी तो दुनिया में नहीं थे। ऐसे घर में आराम से गुंजा रहने लगी। 10 दिन के बाद ये खुलकर फिर से फूफा से बात करने लगी। बीच में कभी कभार पति प्रियांशु घर आ जाते हैं और पत्नी को बात करते देखते हैं। एक दिन इनको शक हुआ कि किससे बात करती रहती हो। फोन भी चेक करने को मानते हैं। गुंजा ने कहा कि अपने फूफा जी से बात कर रही है, क्या गलत है। प्रियांशु नंबर चेक करने के बाद मानता है कि हाँ, सच में फूफा से ही बात कर रही थी। वैसे गुंजा के पिताजी के अनुसार फूफा और उसका परिवार शादी में नहीं आया था। अब एक बार मन में शक उत्पन्न हो गया तो जाएगा कैसे। प्रियांशु को अपनी पत्नी पर शक होने लगा कि ये फूफा से नहीं बल्कि किसी और से बात करती है। ये ध्यान से छिपकर उसकी बातें सुनने लगे। इसका पता गुंजा को भी चल जाता है। शादी के बाद गुंजा कभी कभी फूफा से मिलती भी थी। कभी मायके जाने की बात बोलकर फूफा के घर पर चली जाती तो कभी फूफा इसके ससुराल में आ जाता। वैसे जीवन सिंह के बेटे के किडनी में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसका इलाज हैदराबाद में चल रहा था। इस वजह से बेटे की वाइफ, उसकी माँ, सबका आना जाना था। लेकिन काम के बहाने जीवन घर पर ही रहता है तो गुंजा को मायके से यहाँ पर बुलाता। प्रियांशु के शक होने के बाद वो अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा था। इस वजह से गुंजा अपने प्रेमी फूफा से बात नहीं कर पाती। फिर फूफा ने कहा कि तुम्हारे पति को रास्ते से हटा देते हैं। पहले तो गुंजा थोड़ा झिझकती है कि कैसे क्या करेंगे। फूफा ने इसको कहा कि तुमको 40 लाख रुपए देगा, डाल्टनगंज में एक बड़ा सा प्लॉट तुम्हारे नाम कर देगा, साथ में तुम्हारे पति के जाने के बाद उसके हिस्से की जो जमीन है वो तुम्हारे नाम करवा देगा। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये पावरफुल है। ये सब सुनकर गुंजा साजिश में जुड़ जाती है। अब दोनों ने साजिश की तैयारी शुरू की। जीवन सिंह ने अपने कॉन्टेक्ट के जरिए 2 लोगों को ढूंढा जो थे जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा। उनको पैसों का ऑफर देता है, सारी चीजें सेट की। मुकेश शर्मा की मोबाइल की दुकान थी जहाँ पर सिम भी मिलते थे। जयशंकर ने 5-5 हजार रुपए में 3 सिम खरीदे। ये मुकेश ने अपने नाम पर लिया पैसों की लालच में। एक सिम ये खुद रखेंगे, एक जीवन सिंह को देंगे और एक गुंजा के पास जाएगा। गुंजा अपने सीक्रेट फोन में ये सिम लगा लेती है। पहली सिम तो ऑलरेडी फूफा से बात करने के लिए था ही। इसके बाद फूफा ने भतीजी से उसके पति की फोटो मांगी ताकि सुपारी लेने वाले उसकी पहचान कर सकें। ये देती भी है। इसके बाद सुपारी लेने वाले प्रियांशु के गाँव जाकर रेकी करते हैं। उसके घर जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, कहाँ से आ जा सकते हैं, सब कुछ देखते हैं। फूफा ने इसके बारे में गुंजा को भी बताया। कहा कि तुम बस इंतजार करो, इशारे का वेट करो, वो लोग काम कर रहे हैं। 20 जन को रेकी की, 21 जन को इशारा दिया। फिर फूफा गुंजा से कहता कि प्रियांशु को किसी बहाने से घर से बाहर भेज दो, वो लोग वहीं पर उसका इंतजार कर रहे हैं। गुंजा ने कहा कि कल शाम को भेजेगी। 22 जून को इसने अपने पति से कहा कि बाजार जाइए, मिठाई लेकर आइए, इसके भाई आने वाले हैं। अब प्रियांशु बाजार जाता है। प्लान था कि रास्ते में मौका देकर काम अंजाम देंगे, लेकिन मौका मिल नहीं पाता है। बाजार में भी बहुत भीड़ थी, वहाँ पर भी काम अंजाम नहीं दे सकते। ये प्लान फेल हो गया। फिर 23 जून को प्रियांशु खुद अपनी पत्नी से कहता है कि उसको वाराणसी जाना है, कोई काम है, अगले दिन लौट आएगा। गुंजा को लगा कि अच्छा मौका है, ये फूफा को बताती है। अब सोचा कि पति के वापस लौटते समय काम अंजाम देंगे। गुंजा बार बार पति को कॉल करके उसकी लोकेशन पूछती कि कहाँ तक पहुँचे, कब आओगे। वो बेचारा सोचता कि पत्नी चिंता कर रही है। वो पल पल की जानकारी गुंजा को देता गया और गुंजा दूसरे फोन से फूफा को बताती और फूफा उन बदमाशों को बताता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें सुपारी लेने वाले कोई और थे और एक्चुअल काम करने वाले कोई और। मुकेश और जयशंकर ने सिम कार्ड का इंतजाम किया था ताकि कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद सारी चीजें होती हैं।
इस घटना को लेकर एक चीज लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि एक लड़की का 15 साल से फूफा के साथ अफेयर चल रहा था और किसी को कोई भनक नहीं थी। फूफा की उम्र भी दुगनी से ज्यादा थी। अगर एक चीज होता कि लड़की दुगनी उम्र के आदमी से प्यार करती है, ये तो स्वीकार भी हो जाता, लेकिन अपने ही सगे फूफा के साथ जो इतना पवित्र रिश्ता होता है, एक तरह से बेटी और पिता का, इसे लेकर भतीजी गुंजा को भी कोई शर्म नहीं थी। वो तो सीधे पुलिस से कहती है कि प्यार तो प्यार होता है, उम्र और रिश्ते नहीं देखता। प्रियांशु, जिसकी कोई गलती नहीं थी, बिना किसी बात के जाने अनजाने में शादी कर ली। लड़की शादी नहीं करना चाहती है, ये इसने प्रियांशु को बताया भी नहीं, एक बार भी नहीं कहा। गुंजा के घर वाले फूफा से अफेयर के बारे में जानते थे, तब भी जबरदस्ती उसकी शादी करवाते हैं एक मासूम लड़के से। पहले ये लोग नहीं जानते थे, इसलिए फूफा जी के कहने पर 2 रिश्ते टूट गए। सोचा कि फूफा जी भतीजी को लेकर चिंतित हैं, दोनों रिश्ते ठीक नहीं रहे होंगे, इसलिए कैंसिल करवा दिया। लेकिन जब घर वालों को सच्चाई पता चल जाती है तो ये जबरदस्ती शादी करवा देते हैं, विदा कर देते हैं। फूफा ने भतीजे के पति को रास्ते से हटाने के लिए उसको पैसों और जमीन का लालच भी दिया। यह भी कॉन्फिडेंस से कहता है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बड़े बड़े लोगों से पहचान है। इसका बेटा हैदराबाद में खराब किडनी की वजह से एडमिट है, घर वाले उसको लेकर परेशान हैं, हैदराबाद आना जाना है। और ये आदमी भतीजी से उसी समय मिलता था जब घर खाली होता। 2 जुलाई तक पुलिस इस केस का खुलासा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, इन्होंने गुनाह स्वीकार भी कर लिया है। तो वीडियो के पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताएं।